एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। इतनी जल्दी तो चेक भी कैश नहीं होता। कराची में आज डाकुओं की बैंक में घुसकर तूफानी लूटमार। सिर्फ 3 मिनट में 51 लाख समेटकर पुलिस का नया रिकॉर्ड लगा दिया। 86 रोज में लुटने वाले बैंकों की तादाद 12 हो गई। सिंध पुलिस को आईजी की अशद जरूरत, लेकिन वफाक और सूबाई हुकूमत के क्या कहने, इख्तलाफात उसी तरह बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन में सिर्फ 3 घंटे बाकी, ये हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। किसी ने ठीक कहा कि हसद करने वाले का मुंह काला। तासुब की गेम में हसीना वाजिद क्लीन बोल्ड। अहमकाना फैसले पर जंग हसाई हुई तो स्टेडियम में गैर मुल्की परचम लहराने पर पाबंदी हटा ली। बहुत जेबें भर ली, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का श्रीनिवासन को हटाकर सुनील गावस्कर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगाने का हुक्म। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर पाबंदी लगा दी। हद कर दी आपने। मुशर्रफ के वकला ने नया तमाशा लगाया तो जस्टिस फैसल अरब उठकर चले गए, लेकिन खुशी वक्ती साबित हुई। 3 घंटे बाद फैसला आया तो बिजली बनकर गिरा। बेंच भी नहीं टूटा और 31 मार्च को साबिक सदर की पेशी का हुक्म भी बरकरार। ना आए तो हथकड़ियां तैयार। खुफिया मुकामात पर 7 घंटे क्या क्या बातें हुई। खवातीन और बच्चे हुकूमती तहवील में नहीं, शुरा को मुतमईन कर दिया। हुकूमती कमेटी ने वज़ीर दाखिला को अंदरूनी कहानी से आगाह किया। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। खान साहब ने एडवांस खुशखबरी सुना दी। एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में शामिल होना चाहती है तो पहले आमिरों की हिमायत और सिंध तोड़ने की बातें बंद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पर पैगाम। अजीम फुटबॉलर मैराडोना का पाकिस्तानी गोल पोस्ट पर जोरदार हमला। बोले अर्जेंटीना पाकिस्तानी फुटबॉल हुक्काम एक ही जैसे है, इल्म ही नहीं कि खेल कैसे तरक्की करेगा। हॉलैंड के बेबीज ने आज अफ्रीका के बड़े बड़ों को घुमा कर रख दिया। किस्मत अच्छी कि प्रोटीज ने आखिरी वक्त में इज्जत बचा ली। डच टीम कीमती जीत से सिर्फ 6 रन दूर थी कि हिम्मत हार दी, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। और व्हीलिंग करने वाले कानों को हाथ लगा ले। ट्रैफिक पुलिस ने उस्तानियां भर्ती कर ली। हेवी बाइक्स पर सवार लेडी वार्डन्स एक एक मंचले पर नजर रखेंगी। सजा या तौबा, चॉइस आपकी। में आपको शहर कायद कराची लिए चलते हैं। यहाँ से आज फिर बैंक लूटने की खबर आई है। जी हाँ, कराची में जैसे जैसे ऑपरेशन तेज करने के दावे सामने आते हैं, उसी तेजी से बैंक लूटते जाते हैं। अगर आप बैंक में जाएं तो कैश होने से पहले बैंक ही लूट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। डाकू बैंक लूटने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और पुलिस हर बार बैंक लूटने के बाद मीडिया पर आकर लूटने की तफसीलात बताकर चलते बनती है, लेकिन इन डकैतियों को रोकना कैसे है ये कोई नहीं बताता। हम आपको बताएं कि कराची में जैसे जैसे ऑपरेशन तेज करने के दावे सामने आते हैं, उसी तेजी से बैंक लूटते जा रहे हैं। आप बैंक में अगर चेक कैश करवाने के लिए जाएं तो चेक कैश होने में जितनी देर लगती है उससे कम वक्त में बैंक लूट जाता है। जी हाँ, 2.5 मिनट में आज बैंक लूटने की वारदात हुई है। कराची में आज एक और बैंक लूट गया है। 52 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा, 3 माह में 12 बैंक लूट गए और अभी गिनती जारी है। जी हाँ, बहुत ही तेजी से बैंक डकैतियां जो है वो वकूफ पजीर हो रही है। साल 2013 में 30 बैंक डकैतियां हो चुकी हैं। हम आपको बताएं कि कराची में जैसे जैसे ये बात सामने आ रही है कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन तेज होते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से बैंक लूटना शुरू हो गए हैं। जहां इसकी तफसीलात हम जानते हैं वासिफ मोहम्मद से। शहर कायद में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात ने डाकुओं की मौजें करा दी। पुलिस बेबस हो गई और निजी कंपनियों के सिक्योरिटी गार्ड किसी काम के नहीं रहे। तिजारती इलाके बहादुराबाद में 6 रुकनी डाकुओं के गिरोह ने बैंक से 51 लाख रुपए लूट लिए। 2 गार्ड हाथ भी न हिला सके। हमले को असलहा दिखाकर लुटेरों ने 2.5 से 3 मिनट में कार्रवाई कर डाली।
और जाते हुए बैंक में नस्ब CCTV कैमरों का निजाम भी अपने साथ ले गए। रकम है, कैश है 51 लाख, कुछ इनके सर्टिफिकेट्स ले गए, लेकिन वो कोई लॉस नहीं है, वो ऐसे समझे कि पेपर लॉस है। शहर में बैंक लूटने की वारदातें तशवीशनाक हद तक बढ़ गई हैं। पिछले पूरे साल में 30 बैंकों से पौने 12 करोड़ रुपए लूटे गए थे, मगर पुलिस की आंखें न खुल सकीं। इस साल तो डाकुओं ने अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और सिर्फ 86 दिनों में 12 बैंकों का सफाया कर दिया। उनके पास कोई अलार्म सिस्टम नहीं था और हमने इन तमाम बैंक्स को भी और कौमी बचत जो सेंटर है सबको राइटिंग में लिखा, जो लास्ट हमारी गुलशन में वारदात हुई थी, कि अपने जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, और उनको हमने 4 से 5 पॉइंट्स लिखवाए थे कि आपने ये इंश्योर करना है। कराची में हर महीने 2 से 3 निजी बैंकों की ब्रांचें लुट जाती हैं। पुलिस हुकाम SOP को रोते रह जाते हैं और बैंक इंतजामिया इंश्योरेंस क्लेम करके अपना नुकसान पूरा कर लेती है। अंदरून खाना हो क्या रहा है, कुछ मंजर आम पर नहीं आता। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक तरफ डाकू कराची में खुलेआम लूटमार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नए IG सिंध का तनाजा हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है कि हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। नासिर भट्ट। सूबे सिंध में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की कुर्सी 1 माह से अपने नए उम्मीदवार की मुंतजर है, लेकिन वफाक और सूबे की आपसी चपकलिश की वजह से महकमा पुलिस अपने मुस्तकिल सरबराह से महरूम है। हुकूमत सिंध इकबाल महमूद या फयाद लगारी में से किसी एक को IG सिंध बनाना चाहती है। कराची बेअमनी अमल दरामद केस के दौरान अदालत उज़्मा ने इस मसले पर जब हुकूमत से इस्तफसार किया तो एडवोकेट जनरल सिंध को चुप लग गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने 22 मार्च को AG सिंध की सरजनिश करते हुए हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर वजीर आला सिंध के पास जाएं और आज ही की तारीख में IG की तैनाती करके अदालत उज़्मा में रिपोर्ट पेश करें। एडवोकेट जनरल सिंध भी जमहूरी फार्मूले पर अमल करते हुए फौरी अदालत से रुखसत हुए और कुछ देर बाद ही वापस आकर अदालत को बताया कि वफाक ने नए IG की तैनाती के लिए जो नाम भेजे थे वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध भी इन नामों से मुतमईन नहीं। इसी दौरान जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि चलिए आप ही बताइए IG किसे लगाएं। AG सिंध ने 1 हफ्ते की मोहलत तलब की, जिसे इस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था कि 1 हफ्ते में IG सिंध की तैनाती का नोटिफिकेशन पेश किया जाएगा। ये मोहलत जुमेरात की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के बाद बात करते हैं गद्दारी केस की, जिसमें आज परवेज मुशर्रफ के वुकला ने हद कर दी। जस्टिस फैसल अरब गुस्से से उठकर चले गए तो साबिक सदर के वुकला के चेहरे खिल उठे, जबकि 3 घंटे बाद दिन की कार्रवाई पर फैसला आया तो मुंह लटक गए। दिन भर की ड्रामाई सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैगम नकवी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वुकला का रवैया। 3 रुकनी खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस फैसल अरब की मुकदमे की समाअत से माजरत और फिर महज 3 घंटों बाद ही बेंच बरकरार रहने का ऐलान। दिन भर चलने वाली ड्रामाई सूरत हाल का इख्तिताम साबिक फौजी सरबराह परवेज मुशर्रफ पर तो बिजली बनकर टूटा। परवेज मुशर्रफ के वुकला ने अदालत की गैर जानिबदारी पर एतराजात उठाए तो जस्टिस फैसल अरब बरहम हो गए। कहने लगे, अगर आप हमें अब भी गैर जानिबदार नहीं समझते तो हमारा भी मुकदमे से कोई जाती मफाद नहीं। यहाँ जजों की कमी नहीं, कोई और जज ये मुकदमा सुन ले। जब कोर्ट ने हमसे पूछा कि आपको एतमाद नहीं है कि हमारे ऊपर, तो मैंने सिर्फ इतना कहा उनसे कि हमें डिफिकल्टी थोड़ी सी हो रही है, और चूंकि हमें डिफिकल्टी थोड़ी सी हो रही है इसलिए आप इसको उस पे फैसल अरब साहब नाराज हो गए। बेंच टूटने की खबर क्या आई, परवेज मुशर्रफ के वुकला की खुशी काबिले दीद थी, मगर सिर्फ चंद घंटों के लिए ही। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया तो वक्ती खुशी की छाई घटा छट गई। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के 31 मार्च के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के फैसले की दुरुस्तगी के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिम की पेशी का फैसला बरकरार रखा। फैसले में इससे भी बढ़कर लिखा गया कि अदालत तो अनवर मंसूर के नामुनासिब रवैये पर सिर्फ आज के दिन के लिए ही उठी थी। अकरम शेख साहब के खिलाफ एक फैसला महफूज है, तो जब तक वो फैसला सुनाया नहीं जा सकता तो उनको आर्गुमेंट्स की इजाजत देने से ऐसा लगेगा जैसे हमारी एप्लीकेशंस को डिसमिस किया गया है। अदालती फैसले की रोशनी में जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ही संगीन गद्दारी का मुकदमा सुनेगा। संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाले बेंच का टूटना साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए महज एक ख्वाब ही रह गया।
اگر کوئی مزید ڈرامائی موڑ نہ آیا تو 31 مارچ کو ہر صورت سابق صدر کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ ساتھی رپورٹر محمد بلال کے ساتھ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اور یہاں بات حکومت طالبان مذاکرات کی۔ خفیہ مقام پر 7 گھنٹے کیا کیا باتیں ہوئیں۔ حکومتی کمیٹی نے طالبان شورا سے مذاکرات پر چودھری نثار علی خان کو اندرونی کہانی سنا دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ فریقین نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جبکہ عمران خان نے قوم کو مذاکرات کی کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ حکومتی کمیٹی پچھلے روز امن کی امید لے کر طالبان کی شورا کے پاس پہنچ گئی، جس کے بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپنی بریفنگ میں حکومتی کمیٹی نے بتایا کہ حکومت کی طرح طالبان بھی ڈیڈ لاک نہیں چاہتے۔ براہ راست مذاکرات سے اعتماد بڑھا اور عدم تشدد کی پالیسی پر مثبت جواب ملا ہے۔ طالبان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ خواتین اور بچے حکومتی قید میں نہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ایسے ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سے طالبان گروپ بات کرنا چاہتے ہیں اور کون سے جو ہیں کہ وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ کھیل رہے ہیں۔ مذاکرات کے عمل میں شریک طالبان کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق بھی مذاکرات سے کافی پر امید ہیں۔ کوئی محفوظ ترین ایک جگہ ہو اور وہ فری زون ہو یا پیس زون ہو اور اس میں آ جا سکیں دونوں فریق آرام سے اور تحفظ سے، خطرات سے، کیونکہ یہ طویل المیعاد ایک عمل ہے، اس میں بار بار ملنے کی ضرورت ہوگی۔ امن مذاکرات کے سلسلے میں حکومتی اور طالبان کمیٹی کی طالبان شورا سے خفیہ مقام پر پچھلے روز ملاقات ہوئی تھی، جس میں فریقین نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کرتے ہوئے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا تھا۔ اور اب بات کریں گے T20 ورلڈ کپ کی۔ تعصب کی گیم میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کلین بولڈ ہو گئی۔ احمقانہ فیصلے پر جگ ہسائی ہوئی تو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ غیر ملکی ٹیم کا جھنڈا لہرانے پر پابندی ختم کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آخر گھٹنے ٹیک ہی دیے اور شدید تنقید اور آئی سی سی کے دباؤ کے بعد گراؤنڈ میں بنگلہ شائقین کی طرف سے کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرانے کی پابندی ختم کر دی ہے۔ بی سی بی نے 3 روز پہلے شائقین کے لیے انوکھا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے تحت بنگالی شائقین کرکٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ گراؤنڈ میں صرف وہ اپنے ملک کی ٹیم کو سپورٹ کریں۔ بی سی بی کے اس نرالے فیصلے کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بنگالی میڈیا کے مطابق آئی سی سی کے دباؤ پر فیصلہ واپس لیا گیا ہے۔ شائقین کو اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان سمیت کسی بھی ٹیم کو دل کھول کر سپورٹ کرنے کے لیے ان کا پرچم لہرائیں۔ ایک فیصلہ تو ہوا شائقین کرکٹ کے حق میں، لیکن دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے پاکستانی پرچم تیار کرنے اور فروخت کرنے والے سٹالز پر ہی پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حسینہ واجد صاحبہ صاف صاف کہہ دیں کہ پاکستانی پرچم سٹیڈیم میں نہ لائے جائیں۔ دوسری جانب لگتا ہے کہ آئی پی ایل میں کرپشن اور جوئے سے جیبیں بھرنے والوں کے حساب کتاب کا وقت آ گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے سری نواسن کو ہٹا کر سنیل گواسکر کو کرکٹ بورڈ کا سربراہ لگانے کا حکم دے دیا۔ دھونی کی چنائی سپر کنگز اور شلپا شیٹی کی راجستھان رائلز پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پر سپریم کورٹ کی آسمانی بجلی۔ سری نواسن کو ہٹایا جائے، سنیل گواسکر کو صدر بنایا جائے۔ آئی پی ایل سپاٹ فکسنگ کیس میں بھارتی سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کو 3 احکامات جاری کر دیے۔ نمبر 1، بورڈ کے صدر سری نواسن کو عہدے سے ہٹا کر سابق بھارتی انڈین کپتان سنیل گواسکر کو اختیارات دیے جائیں۔ نمبر 2، آئی پی ایل سیزن 7 میں چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کو معطل کیا جائے۔ نمبر 3، انڈیا سیمنٹ کے عہدے داروں کا بی سی سی آئی سے صفایا کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کو اپنی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ جمعے کو کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ادتیہ ورما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سری نواسن نے اپنے داماد گروناتھ میاپن کو سپاٹ فکسنگ سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دھونی کو بھی جھوٹ بولنے پر اکسایا۔
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी किस तरह से श्रीनिवासन साहब ने प्रेशराइज करके फॉल्स स्टेटमेंट मुदगल कमेटी के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया कि मैयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट था। आईपीएल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और बीसीसीआई के सरबराह श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ म्यापिन आईपीएल मैचेस पर जुआ खेलने और अपनी टीम से मुतालिक अहम मालूमात सट्टेबाजों को देने में मुलविस थे और इसका इंकशाफ मेडगुल रिपोर्ट में किया गया है। इंडिया सीमेंट कंपनी के सदर श्रीनिवासन है तो दूसरी जानिब नायब सदर हैं इंडियन टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से धोनी को क्या पेनल्टी पड़ेगी ये देखना अभी बाकी है। बांग्लादेश में जारी वर्ल्ड T20 में अपसेट होते होते रह गया। हॉलैंड ने जनूबी अफ्रीका को दिन में तारे दिखाए लेकिन नातजुर्बाकारी ने कामयाबी की उम्मीद को 6 रन की शिकस्त में बदल दिया। कहा जाता है कि T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। ऐसा ही कुछ हॉलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच में भी देखने को मिला जब हॉलैंड ने अपने से कहीं तजुर्बाकार जनूबी अफ्रीका को तकरीबन एक बार आसमान से जमीन पर ला फेंका। इस मौका पर पाकिस्तानी इमरान ताहिर मुश्किल में जनूबी अफ्रीका के काम आए और 4 विकेटें लेकर न सिर्फ जनूबी अफ्रीका को 6 रन से फतह दिलाई बल्कि अपनी सालगिरह के दिन को भी यादगार बना डाला। मैच में कामयाबी के लिए हॉलैंड को 146 रन दरकार थे लेकिन नातजुर्बाकारी की वजह से एक जीता हुआ मैच 6 रन से हार गए और 8 गेंद पहले 139 रन पर आउट हो गए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 145 रन बना सकी। हाशिम आमला के अलावा कोई भी बैट्समैन जमकर नहीं खेल सका। ओपनर्स ने जारहाना अंदाज में 21 गेंदों पर 43 रन बनाए। फास्ट बॉलर मलिक एहसन जमील ने 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। सुपरस्टार मैराडोना ने पाकिस्तानी गोल पोस्ट पर हमला कर दिया। कहते हैं कि अर्जेंटाइन और पाकिस्तान फुटबॉल हुकाम एक ही जैसे हैं, इनको इल्म ही नहीं कि खेल कैसे तरक्की करेगा। मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार फुटबॉलर मैराडोना ने बर्लिन में अपने मुल्क की फुटबॉल एसोसिएशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन के ओहदेदार भी खेल का उतना ही इल्म रखते हैं जितना पाकिस्तानी फुटबॉल हुकाम। साफ लफ्जों में यानी दोनों ही नाअहल है। मैराडोना के इस बयान पर पाकिस्तान फुटबॉल के डायरेक्टर इंटरनेशनल परवेज सईद मीर क्या कहते हैं, आइए आप भी जान लें। मैराडोना की अपनी स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है उसको पाकिस्तान की फुटबॉल का बिल्कुल अलफ बेका नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान की फुटबॉल किस जगह पे है। और मेरे ख्याल में एशिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है पिछले 10 साल में तो वो पाकिस्तान की फुटबॉल है। सदी के बेहतरीन फुटबॉलर मैराडोना की कोचिंग में 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से 4-0 से हार गया था। अब इन्हें गिला कि ब्राजील वर्ल्ड कप के लिए टीम का कोच क्यों नहीं बनाया गया और इसी बात पर मासूफ अपने मुल्क का मुवाजना पाकिस्तान के साथ करके एक और मुहाज खोल बैठे हैं। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। खेलों के बाद आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात पर शीशा पीने और इसकी फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। हमारे नुमाइंदे नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि इन अहकामात पर कितना अमल किया जा रहा है। जी नईम खानजादा। वजारत दाखिला सिंध की जानिब से शीशा के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इसको मुज़र सेहत करार दिया गया है और उसके अंदर मुज़ी अमराज के बारे में भी बताया गया है। इसके आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से हुक्मनामा भी जारी किया गया है और तमाम कमिश्नर्स पूरे सिंध के अंदर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इन अहकामात को जो है हवा में तहलील होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं। मेन सड़कों के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है कि खुलेआम जो है शीशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवान खुलेआम जो है वो शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानों के अंदर इसका शीशे का, इसके साथ साथ ये एक होटल के बाहर के जो है यहाँ पर इस शीशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ कैफेज हैं, मुख्तलिफ बार्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी जो है वो शीशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कभी तक जो है हमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अहकाम जरूर मिले हैं लेकिन इम्प्लीमेंट पुलिस की जानिब से जो है वो अब तक हमें देखने में नहीं आ रहा है। शौक ही होता है हर इंसान का पीने का, हर एक चीज का शौक होता है। तो हाँ, हम लोग भी ज़ाहिर बनाते भी हैं, पीते भी हैं। गलत चीज़ है, नो डाउट गलत चीज़ है।
نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی شاپس کو بند ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو مطلب ایک انہوں نے اوپنلی سب کے لیے رکھا ہوا ہے، تو لوگ تو آئیں گے۔ کھلے عام جو ہے شیشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ جی، اقدامات کوئی نہیں اس طرح سے کیے جا رہے۔ نعیم خانزادہ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی اپوزیشن کی آواز میں آواز ملا دی۔ کہتے ہیں کوئی مفت میں امداد نہیں دیتا، بتایا جائے کہ $1.5 ارب کس مد میں ملے، ماضی میں بھی تحائف کی بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کافی گرم نظر آئے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزارت خارجہ نے تحریری جواب میں بس یہ بتایا کہ سال 2012 اور 13 میں متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے 13 افراد شکار کی غرض سے پاکستان آئے اور قانون کے مطابق 100 تلور کا شکار کیا۔ بس پھر کیا تھا، عمران خان فارم میں آگے اور حکومت پر چڑھائی کر دی، کہنے لگے کہ حکومت تحفے لے کر تلور کا شکار کراتی ہے۔ عمران خان نے سعودی عرب سے ملنے والے $1.5 ارب پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے تحفے لے کر ان کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ان کے خیال میں کوئی بھی اتنی بڑی رقم مفت میں نہیں دیتا۔ ملک میں بین الاقوامی طور پر شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے قوانین پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے ہیں۔ جو ہم نے $1.5 ارب کی امداد دی ہے تو دینے والے اپنے مفادات کو بھی پورا کریں گے۔ $1.5 ارب پر کافی بولنے کے بعد بھی جب تحریک انصاف کے چیئرمین کو $1.5 ارب سے متعلق وضاحت نہ ملی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں MKM سندھ حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ MKM سندھ حکومت میں شامل ہونے کی شدید خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر MKM واقعی سندھ حکومت کا حصہ بننا چاہتی ہے تو پہلے اسے آمروں کی حمایت بند کرنا ہوگی اور سندھ کو توڑنے کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ MKM اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر اس کا سندھ حکومت کا حصہ بننا ناممکن ہے۔ ٹریفک پولیس کے مرد اہلکار تو چالان کرتے ہی تھے، لیکن اب یہ ڈیوٹی لیڈی ٹریفک وارڈنز بھی سر انجام دیں گی۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں لاہور سے عطا چوہان۔ نوعمر لڑکے اور خواتین ڈرائیور ہوشیار کہ اب اگر چلائی تیز کار یا موٹر سائیکل نے پکڑی رفتار تو انہیں پکڑنے کو ہے تیار یہ لیڈی پولیس اہلکار۔ لاہور شہر کی اہم سڑکوں پر راؤنڈ لگانے والی ان لیڈی ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹی ان نوعمر لڑکوں پر نظر رکھنا ہوگی جو بغیر لائسنس گاڑی اڑائے یا بائک بھگائے پھرتے ہیں، اور وہ خواتین ڈرائیورز بھی ذرا چوکس ہو جائیں جو نہ جانے کب سے لائسنس بنائے بغیر گاڑی دوڑائے پھرتی ہیں۔ بچنا اے حسینو تو میں آ گیا۔ پہلے مرحلے میں ان لیڈی ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹی لبرٹی مارکیٹ، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، ڈیفینس اور مال روڈ پر لگائی گئی ہے۔ یہ 1 ہفتے تک وارننگ اور قوانین سے آگاہی دیں گی، اور پھر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہوئی تو ہوگا چالان۔ اور صرف یہی نہیں، یہ 2 دن گاڑی یا موٹر سائیکل کو بند بھی کر دیں گی۔ ان کو اگر کسی قسم کا ایشو آتا ہے، اگر کوئی ایسی شکایت آتی ہے تو جو میل وارڈن ہمارے وہ ان کو پورا اسسٹ کریں گے اس چیز۔ یہ تو موقع کی بات ہے نا، اگر وہ اس طرح کوئی آتی بھی ہے کوئی مسئلہ تو پھر وہ آن دا کہیے ہم اس کو کریں گے۔ پیار سے بات کرنے تاکہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں سڑکوں پہ کس طرح ڈرائیو کر دیں۔ اور اب ون ویلنگ کرنے والے بھی ذرا کان دھر لیں۔ موٹر سائیکل 2 پہیوں کی سواری ہے، اگر 1 پہیے پر چلائی تو مردانہ ٹریفک پولیس کے ساتھ یہ زنانہ ٹریفک پولیس بھی آپ کے پیچھے ہوگی، اور پھر نہ چھڑا سکو گے دامن اور نہ نظر بچا سکو گے۔ دوسرے مرحلے میں لاہور کے مختلف علاقوں میں 20 سے زائد لیڈی وارڈنز موٹر سائیکلوں پر پیٹرولنگ کریں گی۔ عطا چوہان، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ایک سوال یہ ہے کہ مارننگ گلوری میں پاکستانی عملے کی رہائی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو اہم خبر دیں کہ جہاز کے کیپٹن نعمان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ عملے کی رہائی حکومت اور باغیوں کے تنازع کی نظر ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باغیوں نے جہاز اور عملے کے بدلے بندرگاہوں پر قبضہ چھوڑنے پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ ہمیں جھوٹی تسلیاں نہ دی جائیں، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے۔ ارشد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ جی ارشد چودھری۔
हम इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन नोमान के घर पर। उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी कुछ देर पहले जो है वो अपने खावन से बात हुई है और पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात हुई है लीबिया में। जी बताइएगा, उन्होंने क्या बताया कि क्यों उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा? जी, वैसे वो लोग ऑफिशियली इस मैटर को इनक्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मलेशिया जो कि रेबल्स हैं उनके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनकी डिमांड ये है रेबल्स की गवर्नमेंट से कि क्रू को और जो शिप था उसको और उनके रेबल्स को उनके हवाले किया जाए। और जो है इसलिए इसकी वजह से ये सब, मुझे तो ये डिले इसी वजह से लग रहा है। जी, वहाँ लीबिया में जो अगवाकार हैं उनके दरमियान और लीबियन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तानी है ये वहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी तक जो है वो लीबियन हुकूमत उन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें आप जान पाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है $1.5 अरब तोहफे में मिले तो कीमत चुकाना पड़ती है। शजात की गुफ्तगू इमदाद किस चक्कर में मिली? इमरान का भी कौमी असम्बली में सवाल। सिंध में अवामी मुकामात पर शीशा पीने पर पाबंदी, लेकिन ये हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। और सिविल एविएशन में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के बाद मुस्तकिल होने वाले 30% मुलाजिमीन की डिग्रियां जाली निकली। कराची नामे का आगाज शहर के तालीमी नामे से, जहां जामिया कराची की इंतजामिया ने अपने कारनामों की वजह से इदारे को शदीद माली बहरान का शिकार कर दिया है। हुकाम ने जाती खर्चे कम करने के बजाय हजारों तलबा से पॉइंट सर्विस की सहूलत ही छीन ली। मुजाहिद सईद। जामिया कराची को मुल्क की सबसे बड़ी जामिया माना जाता है, मगर ये इदारा कई वर्षों से माली बहरान का शिकार चला रहा है। रिटायर्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की पूरी फौज की भर्ती ने तो इसके पांव ही उखाड़ दिए हैं। बासर अफराद के दबाव पर रखे गए मुलाजमीन पर तो इंतजामिया का बस न चल सका, मगर तालिब इल्मों पर तलवार जरूर चल गई। हजारों तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलत से अचानक महरूम कर दिया गया। पॉइंट दस्तयाब न होने की वजह से जुमेरात को बहुत से तालिब इल्म यूनिवर्सिटी पहुंच ही न सके। पॉइंट्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ तलबा ने कराची यूनिवर्सिटी में एहतजाज भी किया, मगर वो भी बेसूद रहा। जामिया कराची से घर वापसी पर भी ट्रांसपोर्ट मुहैया न की गई, जिस पर तलबा को मोटरसाइकिल रिक्शा और टूटी फूटी बसों में ही ख्वार होना पड़ा। जराये के मुताबिक जामिया कराची को मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 20 से 25 लाख रुपए माहाना अदा करना पड़ते हैं। तलबा का कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अपनी कोताहियों और गलतियों का बदला अब इल्म की प्यास बुझाने वालों से मत ले। मुजाहिद सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शहर कायद में मसाइल ने वसाइल को निगलना शुरू कर दिया है। शहरियों के लिए बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात का हुसूल भी जोशी लाने के मुतरादिफ हो गया। नईम खानजादा की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में इन दिनों दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और गर्मी अपनी जोबन पर आने को बेताब है। लेकिन इस जालिम गर्मी का तोड़ है पानी और बिजली। लेकिन हाय रे हाय, कराची के शहरी जो दोनों बुनियादी सहूलियात बिला तअत्तुल हासिल करने से महरूम हैं। 7.5 घंटे की लोड शेडिंग, 8 घंटे के लिए मरम्मत के नाम पर बिजली गायब, कभी केबल फॉल्ट तो कभी फीडर ट्रिपिंग और कभी फन्नी खराबी के नाम पर बिजली बंद होना अब मामूल बन गया है, जिसकी वजह से कराची के शहरी शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। बात करें पानी की तो ये भी कराची के शहरियों के लिए नायाब होता जा रहा है। नलों और नलकों में पानी के बजाय हवा और नाम इंतजामिया ने नागा सिस्टम रख दिया, जिसके तहत किसी भी इलाके का पानी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ये वाटर बोर्ड इंतजामिया का ऐसा कारनामा है जो शायद ही किसी शहर की इंतजामिया ये रिकॉर्ड तोड़ सके। इस तमाम सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने तो पुरस्कार खामोशी अख्तियार की हुई है और ना ही कराची को ऑन करने वालों की जानिब से कोई इकदामात सामने आ रहे हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। रोशनियों के शहर को कभी अंधेरे खाने लगते हैं तो कभी ये जराइम की काली आंधी की लपेट में आ जाता है। अब भी सिक्योरिटी मसाइल पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में पेश आए वाकयात के बारे में देखते हैं आज का कराची नामा।
एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें रंग ले आई और कैदियों की सुनी गई। पुलिस पोली मुहिम और सिक्योरिटी को जवाब बनाकर उन्हें अदालतों में नहीं ला रही थी, लेकिन अब उन्हें 2 रोज बाद पेश कर दिया गया है। मुलजिम पेश हुए तो इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने भत्ताखोर आदिल बलोच को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। एक मुलजिम को तो भत्ताखोरी पर सजा मिल गई। अब आइस डीलर्स एसोसिएशन ने भी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बर्फ फरोशों से भत्ता वसूल करने का इल्जाम लगा दिया है। हुकूमत मुलजिमों को काबू करने और सिक्योरिटी के नाम पर अक्सर डबल सवारी पर पाबंदी लगा देती है और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर देती है, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को ऐसा करने से रोक दिया है। हुकूमती जमात कभी कभार ही अदालती फैसलों पर खुश नजर आती है। ऐसा ही पीपल्स पार्टी की ससी पलीजों के साथ हुआ है, जिन्होंने PS 85 के नताइज बरकरार रखने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने के बाद 141 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है, जो अब पूरा हफ्ता चलाई जाएगी। अब कुछ बात हो जाए हुकूमती इदारों की, क्योंकि साबिक हुकूमत की फुर्तियां खुलकर सामने आ गई हैं। इंकिशाफ हुआ है कि सिविल एविएशन में मुस्तकिल होने वाले 400 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की डिग्रियां ही जाली हैं। तहम इदारे का उनके खिलाफ कार्रवाई का फिलहाल कोई इरादा नहीं। PIA का पहले ही अल्लाह हाफिज है, ऊपर से यूनियन की सियासत ने रही सही कसर निकाल दी है, जिसके बाद इंतजामिया ने इशारा दिया है कि यूनियन रेफरेंडम करवा दिया जाएगा। तारीख 2 अप्रैल को दिए जाने का इम्कान है। वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी भी लोगों के लिए वबाल जान बनी हुई है। कुरंगी और लांडी में 48 इंच की सीवरेज लाइन का पंप खराब हो गया, जिससे पानी ओवरफ्लो होने का खदशा है। PIA के चेयरमैन मोहम्मद अली गर्देजी का कहना है कि PIA के फजाई बेड़े में नए जहाजों की शमूलियत के बाद पुराने जहाजों को ग्राउंड कर दिया जाएगा। कराची से आफ्ताब खान। चेयरमैन PIA मोहम्मद अली गर्देजी का मानना है कि PIA के फिजाई बेड़े में शामिल जहाज 26 साल पुराने होने की वजह से गले का छचूंदर बन गए हैं, जिनको न उगल सकते हैं और न ही निगल सकते हैं। PIA के रिवाइवल के लिए फिजाई बेड़े में नए जहाजों की शमूलियत के बाद पुराने जहाजों को बतदरीज ग्राउंड करना शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इब्तदाई तौर पर 10 जहाजों की लीज पर लेने के लिए मंजूरी दी है। अगले मरहले में 15 मजीद नए जहाजों की डिमांड करेंगे। आइंदा जहाज खरीदेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ लीज पर लेंगे। ड्राई लीज से ये है जो ये 6 से 8 साल की ड्राई लीज होती है, और दुनिया की अक्सर बड़ी एयरलाइन जो है वो यही कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही वो 7-8 साल होते हैं उस वक्त तक नई जनरेशन के और जहाज आ जाते हैं, तो आप इसको वापस कर देते हैं और नए ले लेते हैं। चेयरमैन PIA के मुताबिक ईंधन के अखराजात को 56% से 36% पर लेकर आएंगे। जब तक नए जहाज बेड़े का हिस्सा नहीं बनते, इस दौरान 3-3 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए जमहूरियत चेक और टर्किश एयरलाइन से 4 जहाज लिए गए हैं। कॉस्ट कटिंग में भी हमने बड़ी मेहनत की। हमने अपने तमाम जो इंटरनेशनल स्टेशंस हैं वहाँ पे हमने ऑफिसेज कम किए, वहाँ पे स्टाफ हमने जो फालतू था उसको कम किया। चेयरमैन PIA ने मजीद कहा कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से मंजूर शुदा 10 में से 8 जहाजों का मुआहदा कतर लीजिंग कंपनी से हो चुका है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि $1.5 अरब तोहफे में लेने की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। तोहफा वसूल करने वाले बता सकते हैं कि समाज में तोहफा दिया गया, चुकानी तो बड़ी पड़ती है। लोगों में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, ये इन चीज़ों को तवज्जो देना कि मुस्लिम लीग को इकट्ठा करना या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बयान शुरू करना, केस शुरू करना, ये तो फजूल बातें जितनी भी कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं उतनी कम है। और अब एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज। एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Happy Like Paints, Colors of Happiness. रेलवे के मुसाफिरों के लिए हैप्पी न्यूज ये है कि इंतजामिया ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी के फैसले में 3 माह की तौसीह कर दी है। 31 मार्च को किरायों में कमी को 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद इस रियायत को मजीद 3 माह जारी रखने का फैसला किया गया है। ये रियायत कराकोरम एक्सप्रेस के सिवा बाकी ट्रेनों की AC, बिजनेस, AC स्लीपर और इकोनॉमी क्लास के लिए है। एक्सप्रेस न्यूज का हिस्सा होंगी कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। थर की भूख और इफलास, मजीद 2 मुअम्मर खवातीन और 1 बच्चे की जान ले गई। 150 से जायद बच्चे मुख्तलिफ अस्पताल पहुंच गए। जबकि फ्यूल चार्जेस अदा न किए जाने पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने एम्बुलेंसेज को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी है। मजीद जानेंगे साजिद बजीर से। थर
पारकर में भूख को अफलास के छाए बादल हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में जेरे इलाज 55 साला मलूका और 60 साला सारा भी चल बसी, जबकि ननगर पारकर के गांव दौड़ तराई में 5 रोज का बच्चा भींग कोली दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 189 हो गई। थर पारकर के सरकारी व निजी अस्पतालों में 150 से जायद बच्चे अभी भी जेरे इलाज हैं। इधर 8 लाख रुपए से जायद रकम अदा न करने पर पेट्रोल पंप मालकान ने सिविल अस्पताल मिट्टी की एम्बुलेंस का फ्यूल बंद कर दिया। मसला ये है, एम्बुलेंस में नहीं मिलती है, एम्बुलेंस मिली तो तेल नहीं मिलती है, हमारे गरीब लोग हूँ। वजीर आला सिंध की जुमेरात को दरबार हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मीडिया को जाने की इजाजत न थी। इंतजामिया ने थर की ताजा तरीन सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर वजीर आला को ब्रीफिंग दी। बदकिस्मती हमारी है, हमारे थर पारकर के डॉक्टर जो गवर्नमेंट के खर्चे पे डॉक्टर बनते हैं, दे आर नॉट रेडी टू कम हियर एंड सर्व। इधर पाक फौज बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ फलाई तंजीमों की जानिब से थर में इमदादी सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं। ताहम सरकारी गंदुम की तकसीम का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होने से हजारों मुतासरीन ताहल गंदुम के मुंतजिर हैं। साजिद वजीर, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात कामिल अली आगा का कहना है कि पीटीवी में एक चमचागिरी करने वालों का तकर्रुर किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास सेनेटर कामिल अली आगा की सदारत में हुआ। कामिल अली आगा ने सेक्रेटरी इत्तलात से इस्तफसार किया कि पीटीवी में एमबीबीएस डॉक्टर को बगैर मेरिट के कैसे एंकर और बाद में डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दिया गया, जिस पर कमेटी को डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान नियाज के खिलाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी गई। इजलास में सीनियरिटी के इशू पर सेक्रेटरी इत्तलात नजीर सईद ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि एमडी काजी मुस्तफा कमाल ने अपनी सीनियरिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गलत मालूमात फराहम की। सेक्रेटरी इत्तलात का कहना था कि कर्नल हसन सीनियर तरीन अफसर है। कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी इत्तलात की इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि मुलाजमीन की सीनियरिटी और तरक्की के मामला उसी वक्त देखे जाएंगे जब वो अदालतों में जाना बंद कर दे। इस पर सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि मुलाजमीन से अदालत से रुजू करने का हक कैसे छीना जा सकता है। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से न्यूज मिनट के साथ मैं सारा जमान। यूक्रेन की मईशत को सहारा देने के लिए IMF ने उसे अगले 2 साल के दौरान 14 से 18 अरब डॉलर कर्ज देने पर आमादगी जाहिर की है। मुहदा तय पाने पर उसे अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी मजीद 27 अरब डॉलर कर्ज हासिल होगा। इसका मकसद यूक्रेन को रूस के बजाय अमरीका और यूरोप की मदद से मजबूत बनाना है। सदर ओबामा और पोप फ्रांसिस के दरमियान वेटिकन में आज पहली मुलाकात हुई। ओबामा इंतजामिया के सेहत-ए-आमा के कानून में मजहबी तंजीमों को पैदाइश में वक्फ है और इस खाते हमल के लिए खवातीन को मुफ्त दीनदार फराहम करने की शिक के तहत वेटिकन और ओबामा इंतजामिया के दरमियान गर्मजोशी में कुछ कमी पाई जाती है। फिलीपीन की हुकूमत और बागी ग्रुप मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिस पर 2001 से मुज़ाकरात जारी थे। गुज़िश्ता 40 साल के दौरान मुल्क के जुनूब में लड़ाई में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। और उसामा बिन लादेन के दामाद और अलकायदा के तर्जुमान इमाम सुलेमान अबू बैस को न्यूयॉर्क की अदालत में मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ अपील जल्द मुतवक्को है। ये अमरीकी सिविल अदालत में अलकायदा के किसी रुकन के खिलाफ चलाए जाने वाला सबसे बड़ा मुकदमा था। और आपको एक अहम खबर दें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर उन पर हमला किया गया तो इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। अब बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर उन पर हमला किया गया तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर आयद होगी। ये उनका कहना है ट्विटर पर। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि कलदम तंजीम की जानिब से उन्हें धमकी आमेज खत मिला है और इस सूरत में अगर उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती, उन पर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। बिलावल को कलदम तंजीम की तरफ से धमकी आमेज ये बयान आया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर यह ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि शरीफ बरादरान कलदम तंजीम को तहफ्फुज देना बंद कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत जो कलदम तंजीम है उसको तहफ्फुज देना बंद कर दे। उनका कहना था कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो इसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। ये उन्होंने पैगाम दिया है ट्विटर पर। और अब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हीरोइन दीपिका पादुकोण ने मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। फेसबुक पर मद्दाहों की तादाद 1.5 करोड़ हो गई। जी हाँ, सलमान खान 1 करोड़ 40 लाख मद्दाहों के साथ दूसरे नंबर पर है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण आए दिन मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाने में लगी है। पहले अपने हरीफ अदाकाराओं को पीछे छोड़ा और अब फेसबुक पर सबको ही शिकस्त दे डाली। दीपिका अब सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर बॉलीवुड फनकारों में नंबर 1 है। अदाकारा के फेसबुक पेज को 1.5 करोड़ लोग पसंद कर चुके हैं। नौजवानों में मकबूल बॉलीवुड के दबंग खान फेसबुक पर दूसरे नंबर पर है।
जबकि बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म डिशकियां कल रिलीज होगी। मुंबई में फिल्म प्रमोशन तकरीब के दौरान अदाकारा शिल्पा शेट्टी का कहना था कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत कुछ दिया, अब वो इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहती है। शिल्पा शेट्टी का कहना था कि उनकी फिल्म डिशकियां को भरपूर पजीराई मिल रही है, इसलिए उन्हें यकीन है कि फिल्म कामयाब होगी। डिशकियां में सनी देओल और आयशा खन्ना मरकजी किरदार में नजर आएंगे। शिल्पा का कहना है कि फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, शायकीन इनकी फिल्म को जरूर पसंद करेंगे। इसके साथ एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ खत्म हो गया।